जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 6 ध्वनि इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्वनि की परिभाषा लिखेंगे कि अपने कानों से हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह कैसे उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह ध्वनि विभिन्न वस्तुओं को कंपन करने से उत्पन्न होती है। ये उदाहरण में देख सकते हैं, ताली बजाकर, बोलकर, टेबल को ठोककर इत्यादि तरीकों से ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से बताएं कि ध्वनि के स्रोत के निकट की वायु में संपीड़न तथा विरल कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि ध्वनि हवा के माध्यम से गमन करती है। कोई कंपित वस्तु जब आगे बढ़ती है तो वह अपने सामने वाली हवा पर बल लगाकर उसे संपीड़ित करती है, जिससे कि उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। यह क्षेत्र कंपित वस्तु से दूर जाने लगता है, किंतु जब कंपित वस्तु पीछे की ओर हटती है जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यह क्षेत्र विरल कहलाता है। जैसे जैसे वस्तु कंपित होती है वैसे वैसे हवा में संपीड़नों और विरलों की श्रृंखला बननी चली जाती है। इससे हवा में ध्वनि का संचरण होता है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु कंपित होती है वैसे वैसे ही संपीड़न और विरल का निर्माण होता जाता है। तो आप लोग इस चित्र को भी साथ में बना लेंगे। प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं। यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि की प्रबलता की परिभाषा लिखेंगे कि प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है या फिर व्यक्ति के आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसको प्रबलता कहते हैं। यह किस किस कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि पहला आयाम पर, दूसरा ऊर्जा पर, तीसरा तीव्रता पर और चौथा तरंग के वेग पर। इन सभी चीजों पर ही ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रयोग द्वारा बताएं। अथवा प्रश्न यह है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो आप लोग इसका प्रयोग के लिए लिखेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमें सिर्फ इसका प्रयोग ही लिखना है। तो प्रयोग के लिए आप लोग यहाँ से लिखते हुए, ये सभी लिखते हुए आप लोग यहाँ तक लिखेंगे और साथ में ये चित्र भी बना लेंगे और इधर से लिखते हुए आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे इसका उत्तर। 5 नंबर प्रश्न है, समतल सतह से ध्वनि के प्रवर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो समतल सतह से ध्वनि का प्रवर्तन दिखाने के लिए यहाँ पे ये चित्र भी दिया गया है, तो आप लोग ये चित्र भी बना लेंगे। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखते हुए आप लोग ये सभी लिखते हुए, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो सभी लिखते हुए आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसका अगला प्रश्न है, बताएं कि किसी धातु के बर्तन या टुकड़ों में दोषों का पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुओं के बर्तन में दोषों का पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगों धातुओं के पिंडों से होकर गुजारी जाती है। यदि कोई दरार या छिद्र तरंगों के पथ में नहीं हो तो ये तरंगे सीधे निकल जाती है, परंतु यदि कोई दोष होता है तो प्राध्वनि तरंगे प्रवर्तित हो जाती है। प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए धातु के पिंडों के दूसरी ओर एक संक सूचक रखा जाता है जो उनमें दोष की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस प्रकार प्रतिध्वनि मापन विधि से किसी पिंड में दरारों या छिद्रों की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर कि किस प्रकार से धातुओं के बर्तन में दोषों का पता लगाया जाता है। यदि उसमें कुछ टूटा फूटा होता है या फिर कोई छिद्र या दरार होता है तो इसको प्रस्रव्य तरंगों के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। प्रश्न है कि बताएं कि चमगादड़ हवा में अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार करता है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि चमगादड़ों की आंखें कमजोर होती है, इसीलिए वे अपना शिकार देख नहीं पाते हैं। अपनी उड़ान के दौरान वे उच्च आवृत्ति वाले प्रस्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे अवरोध या शिकार द्वारा प्रवर्तित होकर चमगादड़ के कान तक वापस पहुंचती है। इस प्रवर्तित तरंगों की प्रकृति से चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति तथा उसका आकार जान लेते हैं और इस प्रकार से उसका शिकार कर लेते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है, सोनार की कार्यविधि तथा इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग सोनार का उपयोग लिखेंगे कि सोनार का क्या उपयोग है। तो लिखेंगे कि सोनार की तकनीक के द्वारा समुद्र की गहराई और समुद्र में छिपी वस्तुओं जैसे कि चट्टानों, हिम, सेल, डूबे हुए जहाजों तथा पनडुब्बी आदि का पता लगाने में किया जाता है सोनार का उपयोग। तो आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग सोनार का कार्य विधि लिखेंगे कि यह कार्य कैसे करता है। तो लिखेंगे कि सोनार जहाज पर से श्राव्य या फिर पराश्रव्य ध्वनि संकेत समुद्र तल की ओर भेजा जाता है, यानी कि सोनार इस ध्वनि को पहले समुद्र में भेजा जाता है और ध्वनि संकेत को भेजने तथा उसके प्रवर्तन के बाद प्रतिध्वनि के रूप में जो ध्वनि जहाज पर वापस लौटता है उनके बीच के समय अंतराल को मापा जाता है। यानी कि सबसे पहले इस ध्वनि को इसके नीचे भेजा गया और यही ध्वनि पुनः वापस ऊपर में आता है, यानी कि इस जहाज पर पुनः सुनाई देता है। तो इसके बीच में जो समय लगता है इसको मापा जाता है। चूंकि समुद्री जल में ध्वनि की चाल ज्ञात रहती है, हमें पता होता है कि समुद्र में ध्वनि की चाल यानी कि उसकी गति क्या होती है यह हमें पहले से ही पता होता है। तो इसीलिए समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता या समुद्र की गहराई गणना कर ली जाती है। तो इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसका लास्ट 9 नंबर प्रश्न है कि मानव कान के कार्य विधि को समझाकर लिखें। यहाँ से लेकर आप लोग इसका उत्तर यहाँ तक लिख लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।